हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है सभी लोग बेहतरीन होंगे। और मैं हूं आपका अपना इंजीनियर मुरलीधर जाखड़। और हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और इसका चैप्टर नंबर 4 कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्याएं और द्विघात समीकरण। तो कंप्लीटली न्यू चैप्टर है स्टूडेंट्स ये। आज हम लोग इसकी जो फर्स्ट लेक्चर है वो करने वाले हैं। सबसे पहले हमें ये बेसिक ज्ञान होना चाहिए कि सम्मिश्र संख्याएं हम बोलेंगे किन्हें। कक्षा 10 ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं, तो उसके अंदर आप लोगों ने द्विघात समीकरण का अध्ययन किया था। वहीं से हम इसको कनेक्ट करने का प्रयास करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट यानी व्यापक रूप हम लोगों ने सीखा था कक्षा 10 में, वो था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इसके अंदर हमने इसके मूलों का अध्ययन भी किया था, यानी मूलों की प्रकृति। तो मूलों की प्रकृति हम लोगों ने कि इस द्विघात समीकरण के मूल कैसे होंगे, यानी इसकी प्रकृति कैसी होगी, उसके लिए हमने विविधकर जो था वो निकाला था। तो उसमें 3 केस हमारे पास थे। फर्स्ट केस था यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इसका वैल्यू 0 हो। पहली ये सिचुएशन थी। सेकंड थी कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इसका मान 0 से बड़ा है। एंड लास्ट सिचुएशन थी थर्ड नंबर, बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी विविधकर का मान 0 से छोटा है। इन 3 स्थितियों के बारे में हमने पढ़ा था। पहली स्थिति में जो है हम लोग लिखते थे दोनों मूल समान व वास्तविक होंगे। वह वास्तविक होंगे जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 आए, तो दोनों मूल समान होते हैं और वास्तविक होते हैं। ऐसा पढ़ा है हमने। नेक्स्ट देखिए, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है किससे, 0 से, यानी विविधकर का मान 0 से बड़ा है, तो दोनों मूल भिन्न, दोनों मूल भिन्न 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 व वास्तविक होंगे। यह भी हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा है, दोनों मूल भिन्न भिन्न व वास्तविक होंगे। और जो लास्ट केस था स्टूडेंट, इसमें हमने पढ़ा था कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा है, तो मूल काल्पनिक होंगे। मूल कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। पैनिक होंगे। ठीक है, मूल काल्पनिक होंगे, ऐसा हमने पढ़ा था। इससे आगे हमने नहीं पढ़ा। तो यहीं से इसको स्टार्ट करते हैं कि हम एक द्विघात समीकरण लेते हैं जिसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है 0 से छोटा हो। क्लियर? तो चलिए इसको रफ करते हैं और एग्जाम्पल लेके आगे प्रोसेस करते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट हम एक द्विघात समीकरण का एग्जाम्पल ले लेते हैं और मैं आपके सामने यहां लिख रहा हूं
उदाहरण किसका? द्विघात समीकरण का। वो हम ले रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इजिकल्स टू 0। अब हम लोगों ने जो है श्रीधराचार्य विधि जो है वो पढ़ी है, या उसको द्विघाती सूत्र बोलते हैं, वो भी पढ़ा है। उसी का हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे। तो इसकी सबसे पहले आप लोग व्यापक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना कर दीजिए। तो ए बराबर हमें यहाँ 1, बी बराबर 1 और सी बराबर 1 प्राप्त हो रहा है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और देख लीजिए बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका जब हम मान निकालते हैं तो 1 का वर्ग -4 1 1, तो सोल्व होके 1 -4 -3 हमारे पास प्राप्त होता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ये 0 से छोटा है, यानी -3 जो है वो छोटा है किससे? 0 से। इसमें किसी के कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, तो हम कक्षा 10 के स्तर पे ही तो ऐसा लिख रहे थे कि भाई मूल जो है काल्पनिक है, अतः कोई हल विद्यमान नहीं होगा। नहीं, अब कक्षा 11 के स्तर पे हम पढ़ते हैं कि भाई किस तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं, वो देखिए। अब यहां पे हम लोग द्विघाती सूत्र लिख देते हैं, x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टे 2a। तो देखिए स्टूडेंट, आगे b का वैल्यू आपके पास 1 है, प्लस माइनस इसका वैल्यू आपके पास -3 आया अंडर रूट में, तो अंडर रूट में -3 यहां डाल दीजिए, और 2a का 1, तो फाइनली x जो आपके पास आ गया वो -1 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर -3 2, ये x की वैल्यू आ रही ही है। यहां पे द्विघात समीकरण है तो दो मूल आ रहे हैं, एक प्लस में और एक माइनस में, प्लस और माइनस, ठीक है। अब विषय ये है कि सर आप इस अंडर रूट के अंदर जो -3 है इसको सोल्व कैसे करेंगे, बस यही तो है। तो सुनिए स्टूडेंट, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि अंडर रूट -1 इसको हम आई यानी आयोटा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आयोटा। क्या बोलने वाले हैं? आयोटा। यानी आयोटा की वैल्यू जो है अंडर रूट -1 होती है। कितनी होती है? अंडर रूट -1। और सबसे खास बात क्या है कि जिस संख्या के साथ आयोटा लगा होगा उस संख्या को हम काल्पनिक बोलेंगे, या उस संख्या की उस भाग को हम काल्पनिक भाग बोलेंगे। वो भी हम यहां समझ लेंगे। अभी आप तो सिर्फ अभी इतना जानिए कि अंडर रूट के अंदर -1 को हम आई से दर्शाएंगे, जिसे हम आयोटा बोलेंगे। क्लियर हो गया? चलिए अब आगे चर्चा करते हैं। तो देन इसका सॉल्यूशन बनेगा x इक्वल टू -1 प्लस माइनस, इसको देखिए हम किस प्रकार व्यक्त कर देंगे स्टूडेंट। इसको हम इस प्रकार कर देंगे, ये 3 गुना अंडर रूट -1 बट्टे 2। तो x इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 आयोटा। इतना क्लियर हो जाना चाहिए। इस 2 को आप लोग सेपरेट कर दीजिए, दोनों भागों के नीचे जमा दिए। अब आप ध्यान से देखें कि जो ये आयोटा वाला भाग है ये पूर्णतः पृथक हो गया है, और यहां पे आपके पास 2 जो है मूल बन चुके हैं।
पहला बन गया है, देखिए x इजिकल्स टू -1/2 प्लस √3/2 आयोटा, और दूसरा मूल आपके पास आ चुका है -1/2 -√3/2 आयोटा। ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। इतना क्लियर? बस अभी तक हमने ये सीखा है कि √-1 को हम आयोटा बोलेंगे। अब सम्मिश्र संख्या यानी कॉम्प्लेक्स नंबर, वो दो भागों से मिलकर बना होता है। सम्मिश्र संख्या जो है उसको बेसिकली हम स्टैंडर्ड रूप में जेड से दर्शाएंगे। किससे दर्शाएंगे? जेड से। जिस प्रकार बच्चों द्विघात समीकरण का एक अपना व्यापक रूप होता है, उसी प्रकार हर जो भी कोई चीज है या कोई संख्या है, कोई उसका एक ढांचा होता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का भी एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जिसको आप z इजिकल्स टू a प्लस आयोटा b से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करेंगे? z इजिकल्स टू a प्लस आयोटा b, जहां पे z जो है वो क्या है? सम्मिश्र संख्या को दर्शाता है। किसको दर्शाएगा? सम्मिश्र संख्या को। फिर से यहां लिख देते हैं, बिल्कुल z ये दिखाएगा सम्मिश्र संख्या को। फर्स्ट। नेक्स्ट देखिए, a जो है वो वास्तविक भाग को दर्शाता है। सम्मिश्र संख्या में दो भाग होते हैं, एक वास्तविक और एक काल्पनिक भाग। तो वास्तविक भाग है उसको हम रियल पार्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रियल पार्ट। हमें यहां पे लिख रहा हूं, यहां लिख देता हूं पूरी चीजें। तो ए जो है वो अपना हो गया वास्तविक भाग यानी रियल पार्ट। ठीक है, आपको बहुत सी जगह ऐसे लिखा मिल सकता है रियल जेड। इसका मतलब है वास्तविक भाग किसका? दी गई सम्मिश्र संख्या का वास्तविक भाग। और देखिए वहां पे लिखा है आयोटा, और जो आयोटा के साथ लिखा है आई यानी आयोटा के साथ जो लिखा है वो आपका काल्पनिक भाग होगा। कौन सा भाग? काल्पनिक भाग। तो b के बराबर आप लिख दीजिए काल्पनिक भाग। ठीक है, इसको इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं आप। तो इसको IMZ से लिखते हैं। इसका मतलब है जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको आपने z से दर्शाया उसका काल्पनिक भाग यानी इमेजिनरी पार्ट। तो जो काल्पनिक भाग होगा वो आयोटा के साथ वाला होगा, बशर्ते इसी रूप में होना चाहिए। संख्या एकदम कंप्लीट सेपरेट होनी चाहिए। आयोटा हमेशा जो है वो अंश में होना चाहिए, हर में नहीं होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्मेट यही है। वास्तविक भाग में सुन लीजिए आयोटा नहीं होना चाहिए। अगर आयोटा है तो वो वास्तविक भाग नहीं है, वो काल्पनिक भाग है। और आयोटा हमेशा कैसे रहना चाहिए? अंश में रहना चाहिए, तभी वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट। नहीं है तो उसको कन्वर्ट करेंगे। अब देखिए यहां पे देखिए ये जो आपका भाग है इसको हम काल्पनिक बोलेंगे। ठीक है, ये काल्पनिक भाग हो गया। और ये जो नीचे वाला है ये भी काल्पनिक भाग हो गया। भाग हो गया यानी -√3/2 इसका काल्पनिक भाग है। तो स्टूडेंट समझ में आया होगा आपको
कि भाई हम किस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। फिर से देख लीजिए, √-1 इसको आप आयोटा बोलेंगे, आई से प्रदर्शित करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्या, उसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट z = a + आयोटा b होगा, जिसमें a जो है वो वास्तविक भाग, b काल्पनिक भाग कहलाएगा। चलिए यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। अब इससे आगे की जो है स्टडी शुरू करते हैं हम लोग। बिल्कुल, अब स्टूडेंट हम लोग कुछ जो है इनके गुणधर्मों पर चर्चा कर लेते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर से संबंधित गुणधर्म, इनके बीजगणितीय गुणधर्म। तो फर्स्ट जो है आज का पॉइंट कि दो सम्मिश्र संख्याओं का योग, कि यदि हम जो है दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमें दे रखे हैं और उनका हम योग करें, देन हमें क्या रिजल्ट्स प्राप्त हो सकते हैं। चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 जो हमारे पास है a + आयोटा b। हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये गिवन है, ठीक है। और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर Z2, ये मेरे पास गिवन है c + आयोटा d। और अगर मैं इनका योग करूं यानी Z1 + Z2, तो देखिए किस प्रकार से होगा, a + आयोटा b + c + आयोटा d। तो देन देखिए इसको हम लिख देंगे, ये आपका a वाला जो पार्ट है वो वास्तविक भाग है, आयोटा वाले जो पार्ट है वो काल्पनिक भाग है, और जिनके साथ आयोटा नहीं है वो कैसे भाग है स्टूडेंट। आप कहेंगे सर वो तो जो है वास्तविक भाग है, तो वास्तविक भाग में वास्तविक जुड़ेगा और काल्पनिक में काल्पनिक जुड़ेगा। इन बातों को आपको याद रखना है, ठीक है। तो चलिए, तो एक के साथ किसको ऐड कीजिए, आप कहेंगे सर c को, और जो आयोटा वाले हैं इन दोनों में आयोटा है तो आयोटा कॉमन ले लीजिए, तो b + d, ठीक है। तो फाइनली हम क्या बोल सकते हैं कि Z1 + Z2 ये भी एक जो है कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्या ही प्राप्त होगी, जिसमें ये जो भाग है आपका Z1 + Z2, ये जो भाग है आपका, ये आपका रियल पार्ट है, ठीक है। और ये वाला जो भाग है आपका ये इमेजिनरी पार्ट है। कौन सा पार्ट है, इमेजिनरी। यानी ये रियल पार्ट है किसका, वो भी देख लेते हैं, वो भी लिख दें Z1 + Z2 का। यानी ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 + Z2 इसका रियल पार्ट है यानी वास्तविक भाग है, और ये जो है इमेजिनरी यानी काल्पनिक भाग है किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 + Z2 का। यानी ये भाग आयोटा वाला ये कहलाएगा काल्पनिक और ये वास्तविक। हिंदी में भी हम लिख देते हैं आपके लिए, विक भाग, और ये आपका कहलाएगा काल्पनिक भाग। तो यहां तक आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए कि अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं उनको अगर ऐड करें तो रिजल्ट हमें कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्या ही प्राप्त होगी। बस आपको ध्यान किस प्रकार से योग करना है, ध्यान ये रखना है कि जो वास्तविक भाग है उसमें वास्तविक भाग ही ऐड होगा और काल्पनिक के अंदर काल्पनिक भाग ऐड होगा। बिल्कुल, यहां पे स्टूडेंट हमने एक एग्जांपल भी लिया है, उसको सोल्व कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं, उदाहरण जो हमने लिया है उसको। उदाहरण जो हमने एनसीईआरटी बुक का ही एग्जांपल लिया है। मान लीजिए हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 बराबर है 2 + आयोटा 3, 2 + आयोटा 3,
और Z2 जो दूसरा अपना कॉम्प्लेक्स नंबर है वो है -6 प्लस आयोटा 5। हमें इन दोनों का योग करना है, तो Z1 प्लस Z2 बराबर, देखिए फर्स्ट Z1 लिखिए आप, तो Z1 हमारा हो गया 2 प्लस आयोटा 3। Z2 में आंसर कीजिए -6 प्लस आयोटा 5। अब आपको जो है वास्तविक भाग साथ में लिखिए, 2 -6, ये 2 -6 ये वास्तविक भाग हो गए। काल्पनिक भाग यहां पे आयोटा 3 आयोटा 5, आयोटा 5 इनको एक साथ लिख दिए। यहां पे आपके पास -4, यहां पे आप आयोटा कॉमन ले लीजिए, तो 3 + 5, ठीक है, -4, और ये आपका स्टूडेंट हो गया आयोटा 8। ये आपकी आंसर आएगी, ठीक है, जो खुद क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही है। कैसा नंबर है? कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें -4 वास्तविक भाग और 8 जो है काल्पनिक भाग है, इमेजिनरी पार्ट। तो यहां तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए, उम्मीद करते हैं। चलिए तो फिर देखते हैं इससे नेक्स्ट का जो है सम्मिश्र संख्याओं के जो गुणधर्म है, प्रगुण गुणधर्म, उनका प्रगुणों का संतुष्ट करते हैं। यानी सम्मिश्र संख्याओं के योग के अंतर्गत हम अलग अलग योग संक्रिया जो है उसके अंदर हम लोग जो है अलग अलग गुणधर्मों का अध्ययन करेंगे। फर्स्ट लिख रखा है संवरक नियम। तो संवरक नियम तो यही है जो हमने अभी पढ़ा है, ठीक है, यही है, आप देख लीजिए चाहे से। संवरक नियम, इसमें तो आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता ही नहीं है स्टूडेंट, बिल्कुल बिल्कुल कहीं पे भी कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। देख लीजिए, अगर हमारे पास दो सम्मिश्र संख्याओं का हम योग करते हैं तो रिजल्ट जो है ये कह रहा है कि सम्मिश्र संख्या आएगी, तो बस वही तो हमने एक्सप्लेन किया है। और संवरक नियम में भी आपको यही याद रखना है कि अगर आप जो है दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करें तो जो आपकी रिजल्टेंट है यानी परिणामी जो सम्मिश्र संख्या आएगी, क्या आएगी? सम्मिश्र संख्या ही आएगी या परिणाम सम्मिश्र संख्या आएगा, बिल्कुल, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इसमें आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी। संवरक नियम में कि अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ते हैं तो हमारा जो रिजल्ट है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। चाहे से ये एग्जांपल लेके कर लीजिए या आप अन्य, बिल्कुल सभी के लिए ये कॉमन बात लागू होगी। नेक्स्ट हमें दे रखा है इसका सेकंड, और जितने भी ये जो नियम है या गुणधर्म हम पढ़ रहे हैं वो योग संक्रिया में पढ़ रहे हैं, योग के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्रम विनिमय नियम, ठीक है, ये कह रहा है कि अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर लें तो वो क्रम विनिमय नियम का पालन करेंगे। तो कोई ना, बिल्कुल करते हैं, चलिए देखते हैं। सेकंड है क्रम विनिमय नियम। ठीक, तो कोई ना, और इसका बोला गया है कि क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं, यानी Z1 प्लस Z2 बराबर होगा किसके? Z2 प्लस Z1 के। तो बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है। आप एक एग्जांपल ले लीजिए और चेक कर लीजिए। चलिए मानते हैं, माना Z1 इजिकल्स टू मेरे पास है 6 प्लस आयोटा 7, ये मैंने Z1 माना है, और Z2 में मान रहा हूं 3 प्लस आयोटा 2, ये मैंने Z2 माना है। अब देखिए मैं लिखता हूं Z1 प्लस
Z2। तो देखिए Z1 प्लस Z2, तो मैं Z1 की वैल्यू देखिए ये लिखूंगा 6 प्लस आयोटा 7 प्लस Z2 का वैल्यू लिखूंगा 3 प्लस आयोटा 2। ठीक है, अब जोड़िए ना इनको। अगर मैं इस पार्ट को इस साइड लिख दूं तो आपको कोई ऑब्जेक्शन, आप कहेंगे सर हमें क्या ऑब्जेक्शन है इसमें, तो ऐसा तो होता ही है ना, जोड़ में तो कोई लिख ही सकते हैं सर। तो यानी इस पार्ट को अगर मैं पहले लिख दूं तो लिख दीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं है हमें, तो आयोटा 2 लिख दिए। और इस पार्ट को मैं बाद में लिख दूं, लिख दीजिए सर, हमें तो कोई इसमें ऐतराज नहीं है, क्योंकि इससे कोई चीज प्रभावित तो हो नहीं रहा बिल्कुल। तो ये क्या है, ये आप कहेंगे सर ये Z2 है, और ये क्या है, ये वाला पार्ट Z1 है। तो यही तो हमें बोलना है कि भाई इसमें क्रम विनिमय नियम का पालन हो रहा है, क्रम चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा योग संक्रिया में। किसमें, योग संक्रिया में। यानी अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है उनका योग किया जाए तो वो कौन से नियम का पालन करेंगे, क्रम विनिमय नियम का पालन करेंगे। तो बिल्कुल इसमें आपको कोई एतराज अब नहीं होना चाहिए। आपके सामने किया है, देखिए एग्जाम्पल लेके, यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए तो नेक्स्ट जो है प्रॉपर्टी या गुणधर्म, उसको हम लोग देखते हैं। अब स्टूडेंट हमें बोला गया है कि साचर्य नियम, कौन सा नियम, साचर्य नियम। तो हम लोगों ने कक्षा 8 में परिमेय संख्याओं का अध्ययन किया है, उसमें भी हमने क्रम विनिमय और साचर्य के नियम का अध्ययन किया है परिमेय संख्याओं के अंतर्गत। तो आपको भली बात ही पता है कि जब भी साचर्य नियम का हम सत्यापन करते हैं तो हमारे पास 3 संख्याओं का होना आवश्यक है। अब यहाँ पे हम कॉम्प्लेक्स नंबर में साचर्य नियम का अध्ययन कर रहे हैं तो 3 कॉम्प्लेक्स नंबर लेंगे। क्रम विनिमय के लिए कम से कम 2 और साचर्य के लिए 3 संख्याओं का होना आवश्यक है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं यहीं से। थर्ड जो है हमारा इसका गुणधर्म, थर्ड, ठीक है, साचर्य नियम। मान लेते हैं हमारे पास 3 कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z1, दूसरा Z2, तीसरा Z3। तो देखिए इनको हम किस प्रकार लिखेंगे साचर्य नियम में, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 बराबर होंगे किसके, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। रिजल्ट इनके बराबर आने वाला है। बोले सर हम नहीं समझे, समझ जाएंगे भाई अभी। इसके कहने का औचित्य यह है कि अगर आप पहले इन दो को ऐड कर दें फिर उसमें ये ऐड करें तो जो रिजल्ट आने वाला है वो बराबर आएगा। अगर इन दो को पहले ऐड करके इसमें ऐड करें तो दोनों साइड आपकी बराबर आएगी। बोला सर ऐसे हो सकता है क्या, अरे होगा ही यार, 100% ही होगा। चलिए मान लेते हैं, शुरू करते हैं। माना कोई एग्जांपल ले लेते हैं, माना Z1 बराबर 2 प्लस आयोटा 3 और Z2 बराबर, आप एग्जांपल ले लीजिए, Z2 बराबर 4 प्लस आयोटा 5 और Z3 बराबर 3 प्लस आयोटा 2। ये हम लोगों ने एग्जाम्पल ले लिए। अब हम अपना जो है ये वाला जो साइड है जिसको हम लोग जो है लेफ्ट हैंड साइड बोल रहे हैं वो लिख रहे हैं। लिख दिए Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। Z1 का वैल्यू देखिए 2 प्लस आयोटा 3, ओके। Z2 का देखिए 4 प्लस आयोटा 5, ओके। और Z3 का देखिए
3 प्लस आयोटा 2। फाइनली अगर इनको हम सोल्व करें तो देखिए ये आपका हो गया 6 और ये हो गया आयोटा 8 प्लस ये वाला भाग ये और 3 प्लस आयोटा 2। तो इसको 6 3 9, कितना बन गया इसका सॉल्यूशन 9 और ये हो गया आयोटा 10। ये अपनी जो है कौन सी साइड है, ये अपनी लेफ्ट हैंड साइड का सॉल्यूशन आ गया। आप चाहे से राइट हैंड साइड का सॉल्यूशन कर ले, यही आना है। तो चलिए राइट हैंड साइड का भी कर लेते हैं। तो राइट हैंड साइड का करते हैं तो Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। पहले Z2 और Z3 को जोड़ेंगे। तो चलिए Z1 का वैल्यू देखिए 2 प्लस आयोटा 3 प्लस Z2 4 प्लस आयोटा 5 प्लस 3 प्लस आयोटा 2। फाइनली देखिए ये आपके पास 2 प्लस आयोटा 3 प्लस कितना हो गया 7 प्लस आयोटा 7, 2 और 7 को जोड़े तो 9 और आयोटा 3 और आयोटा 7 तो आयोटा 10। तो जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या आ गई स्टूडेंट, राइट हैंड साइड। दोनों पक्ष बराबर आ गए। तो आप बोल सकते हैं कि योग के अंतर्गत जो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं वो साचर्य के नियम का पालन करते हैं, बिल्कुल करते हैं। आपके सामने हमने अभी प्रूव किया है। तो इसमें कोई भी जो है कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। इससे नेक्स्ट जो गुणधर्म है उसको हम अब स्टडी करते हैं। योगात्मक तत्समक का अस्तित्व है, बिल्कुल इसे हमें पढ़ना है। चलिए स्लाइड चेंज करते हैं और देखते हैं। चलिए स्टूडेंट देखिए फोर्थ जो टॉपिक है वो है योगात्मक तत्समक का अस्तित्व है। तो देखिए स्टूडेंट हमारे पास मान लेते हैं कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है Z। माना मेरे पास एक सम्मिश्र संख्या है जिसको मैंने Z से प्रदर्शित किया है। आपने तत्समक फलन तो पढ़ा ही होगा स्टूडेंट, बिल्कुल पढ़ा है। यानी तत्समक फलन आप लोगों ने पढ़ा है संबंध और फलन में। तो उसी से थोड़ा सा इसको लिंक करने का प्रयास करते हैं। तो तत्समक फलन करता क्या था, जो हम इनपुट देते थे वही हमें आउटपुट में प्राप्त हो जाता था। बोला यस सर। तो उसी से लिंक करते हैं थोड़ा इसको कि हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z है, उसमें हम ऐसा क्या जोड़ें कि आउटपुट हमें, क्योंकि योग के अंतर्गत हम तत्समक का अध्ययन कर रहे हैं। योगात्मक लिखा ना तो योग संक्रिया के अंदर। तो भाई Z के अंदर हम ऐसा क्या ऐड करें कि हमें आउटपुट जो है वो Z ही प्राप्त हो जाए। तो आप कहेंगे सर इसमें 0 जोड़ दीजिए। क्या जोड़ दीजिए 0, तो आउटपुट हमें क्या मिल जाएगा, Z मिल जाएगा। तो यहां तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। तो जो हमने जोड़ा, आपने क्या जोड़ा 0, तो इसको आप बोलेंगे योगात्मक तत्समक। यानी 0 जो है आपका योगात्मक तत्समक कहलाएगा। यहां पे कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। फिर से समझ लीजिए कि भाई आप लोगों ने संबंध के अंतर तत्समक फलन पढ़ा है। वो किस कंसेप्ट पे काम करता है कि जो भी इनपुट दिया जाए वही आउटपुट में मिले। तो मान लेते हैं हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z है। अब जब हम योगात्मक पढ़ रहे हैं यानी योग संक्रिया के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, तो हम क्या योग करें कॉम्प्लेक्स नंबर Z में कि आउटपुट हमें Z प्राप्त हो, तो 0 करेंगे। तो जिसको जोड़ा उसको हम योगात्मक तत्समक बोलेंगे। इतना आपको क्लियर होना चाहिए। बोला सर क्लियर हो चुका है। अब अगर इसको संख्यात्मक रूप से प्रदर्शित करें तो ये जो आपको लिखा है योगात्मक तत्समक, इसको हम शून्य सम्मिश्र संख्या भी कहते हैं। तो योगात्मक तत्समक आपका आया क्या, वो देखिए 0 आया।
योगात्मक तत्समक क्या है? जीरो। इसको आप लोग जो है, हम लोग जो है शून्य सम्मिश्र संख्या भी कहते हैं। तो क्या दिक्कत है? बोलेंगे इसको, और ये तो है भी जीरो ही, ठीक है। तो बोला सर इसके अंदर, इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, जीरो प्लस आयोटा जीरो, यानी इसका जो वास्तविक भाग है वो भी जीरो है, और जो इसका काल्पनिक भाग है वो भी जीरो है, क्योंकि जीरो के अंदर इसका फॉर्मेट प्रभावित नहीं होना चाहिए, तो जीरो प्लस आयोटा जीरो लिख दीजिए ना, ठीक है, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर भी बन गया। तो योगात्मक तत्समक जो है उसको हम लोग जो है शून्य सम्मिश्र संख्या भी बोलते हैं। आप इसको इस तरीके से याद रखें कि भाई हम लोग जो है कॉम्प्लेक्स नंबर जेड के अंदर क्या ऐड करें कि हमें आउटपुट में कॉम्प्लेक्स नंबर जो है जेड ही प्राप्त हो जाए। तो आप बोलेंगे सर जीरो ऐड कर दीजिए, तो जिसको ऐड किया उसको हम योगात्मक तत्समक बोलेंगे। आशा है आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। देन हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट, आगे दे रखा है योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक है प्रतिलोम का अध्ययन। किसका अध्ययन स्टूडेंट? योगात्मक प्रतिलोम का अध्ययन। तो देखिए योगात्मक लोम, स्टूडेंट मान लेते हैं हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है। कैसा है? जेड। माना कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास है जेड है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर या सम्मिश्र संख्या हमने मानी वो जेड। अब हम जेड जो है इसके साथ ऐसा क्या करें स्टूडेंट, सुनिएगा मेरी बात, इस कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ हम ऐसा क्या करें कि जो हमारा आउटपुट हो, जो हमारा आउटपुट हो वो जो है योगात्मक तत्समक बन जाए। योगात्मक तत्समक बन जाए। यानी ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है इसके साथ ऐसा हम क्या करें, या इसमें हम ऐसा क्या जोड़ें, क्योंकि हम योग संक्रिया पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम ऐसा क्या जोड़ें कि हमें आउटपुट जो है योगात्मक तत्समक प्राप्त हो। तो आप कहेंगे सर इसमें माइनस जेड जोड़ दीजिए ना यार। कितना जोड़ दीजिए? माइनस जेड जोड़ दीजिए सर इसमें आप, तो रिजल्ट हमें जीरो प्राप्त होगा, और जीरो योगात्मक तत्समक है। तो यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए स्टूडेंट। और ये जो आपका माइनस जेड आया है इसको आप लोग योगात्मक प्रतिलोम बोलेंगे। प्रतिलोम या इसको एक नाम और दे रखा है, या जेड का ऋण, या सम्मिश्र संख्या का ऋण भी बोल सकते हैं आप। यहां तक समस्या नहीं होनी चाहिए। फिर से मैं इस टॉपिक को आपको क्लियर करता हूं कि योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है। अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, जेड है, तो आप उसके अंदर क्या ऐड करें कि रिजल्ट जो है आपको योगात्मक तत्समक प्राप्त हो। क्या प्राप्त हो? योगात्मक तत्समक। और किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो है योग संक्रिया में योगात्मक तत्समक आपको पता है या जीरो होता है, तो इसमें जेड में क्या ऐड करें? तो आप कहेंगे सर माइनस जेड ऐड कर दीजिए ना। तो ये जो माइनस जेड है इसको आप योगात्मक प्रतिलोम अथवा जेड का ऋण बोलेंगे। तो आशा है यहां तक स्टूडेंट आपको क्लियर हो जाना चाहिए। मुझे नहीं लगता अब इसमें जो हमने अभी तक पढ़ा है इसमें कोई डाउट आपको रही होगी। चलिए स्टूडेंट एक छोटा सा टॉपिक और हम लोग चर्चा कर लेते हैं, जो है दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का डिफरेंस, यानी दो सम्मिश्र संख्याओं का अंतर। तो काफी इजी जो टॉपिक्स आपके लिए आ रहे हैं स्टूडेंट,
और हम लोग जो है एनसीईआरटी का जो अपना बुक है उसमें जो पैटर्न हमें दे रखा है उसी को हम फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, किसी भी टॉपिक को हम मिस नहीं कर रहे, वन बाय वन सभी टॉपिक्स लेके चल रहे हैं। तो देखिए अगला जो है दो सम्मिश्र संख्याओं का अंतर। तो मान लेते हैं स्टूडेंट हमारे पास जो है, माना हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो है Z1 बराबर 3 + 4 आयोटा और दूसरा जो है Z2 वो है 6 + 5 आयोटा, या आयोटा 5 लिख दीजिए, उसमें कोई ना, कोई आयोटा इधर लिखिए इधर, उसमें कोई इशू नहीं है। अब हम इनका डिफरेंस कर लेते हैं, अंतर। तो देखिए Z1 - Z2 3 + 4 आयोटा डिफरेंस यानी -6 + 5 आयोटा, 3 + 4 आयोटा -6 - 5 आयोटा, तो 3 - 6 + 4 आयोटा -5 आयोटा। तो देखिए स्टूडेंट ये आपके पास हो गया -3 -2 आयोटा, ये आपको प्राप्त हो गया। यहां तक आपको कोई दिक्कत है तो बोलिए। आप कहेंगे सर नो, अगर है तो बोलिए, नहीं तो ये जो हमारा रिजल्टेंट आ रहा है, रिजल्ट जो हमारा आया ये कैसा है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। रिजल्ट हमारा कैसा है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, रिजल्ट या सम्मिश्र संख्या है। क्योंकि ध्यान से देखिए -3 आप कहेंगे सर -3 जो है वास्तविक भाग, -2 आयोटा सर काल्पनिक भाग, और जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसमें एक वास्तविक भाग और एक काल्पनिक भाग। तो बिल्कुल ये जो रिजल्ट हमें प्राप्त हुआ है एक सम्मिश्र संख्या प्राप्त हुई है, तो इसमें कोई दो राय आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पे जो एग्जाम्पल भी ले रखा है, जो हमने यहाँ पे चर्चा उसमें हमने अलग से ले लिया, कोई ना, आप उस एग्जाम्पल को खुद से सोल्व करके चेक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, उससे भी जो है एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही प्राप्त होगा। तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि दो सम्मिश्र संख्याओं का अगर हम डिफरेंस करें तो रिजल्ट में हमेशा हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही प्राप्त होगा, इसमें आपके कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो स्टूडेंट ये थी हमारी आज की लेक्चर। आशा करते हैं जो बेसिक चीजें आज हमने पढ़ी वो आपको भली भांति समझ में आई होंगी। वीडियो को एक बार रिपीट करके जरूर देख लीजिए ताकि सभी जो बेसिक कंसेप्ट हैं वो आपके क्लियर हो जाएं। अपनी जो नोट्स बुक है उसमें सारी चीजें 1 बाय 1 करके आप लोग जो है नोट करते रहें। जो स्लाइड आपके सामने चल रही है उसको जरूर नोट करें, नीचे जो हम लोग डिस्क्रिप्शन लिखा रहे हैं उसको भी नोट करें, ठीक है स्टूडेंट, ये आप जरूर करें। इसके अलावा वीडियो जो है अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कल, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत स्टूडेंट्स।